चलिए बच्चों, तो आज हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट थर्ड, जो कि है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप पेशेंसफुली इस टॉपिक को समझना है, देखना है कि कैसे कैसे इन चीज़ों में स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ही आसान है। बहुत से बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, सर यही सबसे मुश्किल टॉपिक है। अरे भैया मुश्किल कुछ नहीं है, समझो तो सही पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी आसान टॉपिक है, काफी आसान टॉपिक है। तो जरा समझो कैसे आसान है। क्या वाकई में आसान है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल वाकई में आसान है। देखो अभी आपने अभी तक क्या सीखा, इसके प्रीवियस 2 वीडियोस बन चुके हैं। वहां पे आपने एक बात तो जरूर समझ लिया होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो कहीं ना कहीं इसके फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0। कैमरामैन आप भी बैठ जाइए बेटा अभी तसल्ली से, ठीक है ना, टाइम लगेगा इसमें। तो ये होगा ax² + bx + c = 0। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है, आगे क्या करना होता है हमें, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है ना। उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x², ओके, या लीडिंग कोएफिशिएंट। तो पहला स्टेप यही कहता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है, चीख चीख के कहता है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे इक्वेशन को कोएफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड कर दो। चलो भैया, आकाश सर ने कहा था कि इसकी पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² से। तो कुछ इस तरह का नजारा आ रहा होगा, ओके। अब देखो ये a से a मिल गए भैया, सकल सूरत मिल गई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, छम छमाछम। तो a से a निपट गया, तो यहां पे क्या बचेगा, निपटने के बाद यहां बचा x², यहां पे क्या बचेगा b/a x, और यहां पे क्या बचेगा c/a। और ये तो भैया परम सत्य है कि अगर न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई सा भी नंबर हो तो हमेशा क्या होता है, वो 0 ही होता है। चलिए ये फर्स्ट स्टेप था। फिर से आप रिकॉल कर लो, बार बार रिकॉल करना भैया। इसमें स्टेप को फॉलो करोगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो हमेशा परेशान ही रहोगे। क्या करना है, सबसे पहले कि कोएफिशिएंट ऑफ x² से सबको पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। सेकंड स्टेप कहता है कि जो एक कांस्टेंट टर्म है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। चलो भैया शिफ्ट कर लेते हैं, x² + b/a x = -c/a। ये शिफ्ट हो गया -c/a, ओके। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या है, आपको ये पता है कि ये अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 2/2, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, राइट, ओके। और हमें ये भी पता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी नंबर को प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके सर। तो बिल्कुल आपने सही कहा। ये हो गया x²। इस पूरे टर्म को हम 2/2 से प्रोडक्ट और डिवाइड करते हैं, यहां से हो गया -c/a। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। अब आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब किसी ना किसी को किसी भी तरीके से करके इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है, तो उसी स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। और ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो भी उसी स्क्वायर के बारे में बात करता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x² + 2, और ये जैसे 2/2 है तो इस 2/2 को हम ऐसा तो लिख सकते हैं 2 × 1/2। अरे हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, बात एक ही है। इसके नीचे क्या है, 1, 2 × 1 = 2 और 2 × 2, तो 2/2 आ गया, ओके। तो हमने क्या किया, इस 1/2 को यहां भेज दिया, तो यहां था b और यहां था 2a। ये 1/2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 × b तो 1 हो गया, और 2 × a क्या हो जाएगा, 2a। और यहां पे क्या बचेगा, x = -c/a। यहां तक सबको क्लियर होगा। अब क्या करना है, ओके सर, यहां तक अगर आपकी गाड़ी पहुंच चुकी हो तो आपको एक स्टेप याद रखना है। क्या करना है, इस 2 के ऊपर हैंड रखो और इस x के ऊपर हैंड रखो। क्या दिख रहा है, b/2a। अब b/2a है, उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि दोनों साइड LHS एज वेल एज RHS दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो हो जाएगा x² + 2, यहां पे ब्रैकेट ऑफ
बी ओवर टू ए एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने जब 2 और x पे हाथ को रखा था तो हमें नजर क्या आया था, b ओवर टू ए। तो जो नजर आ रहा है उसको दोनों साइड स्क्वायर करके जोड़ दो, ये हो जाएगा b ओवर टू ए का होल स्क्वायर माइनस c ओवर a। यहां तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। तो सर अभी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे इस स्क्वायर को समझाने के लिए हमें कि कहीं ना कहीं हमारा जो फॉर्मेट होगा वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आया। क्या ऐसा कुछ नजारा लग रहा है क्या? चलो सर देखते हैं। एक्स स्क्वायर, अच्छा सर ये तो ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर दो ध्यान सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मेट होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही चीज आपको बनानी थी। तो यहां से आप इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, x प्लस बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में इसको जरा एक्सपेंड करो, b बाई टू ए का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। होता है नहीं होता है? जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो आसानी से यहां तसल्ली से समझें। v ओवर टू ए का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि v ओवर टू ए इंटू वी ओवर टू ए, जो कि हो जाएगा b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। तो b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब होता है कि जो बेस में है उसी को उसी नंबर से प्रोडक्ट कर देना। जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर है 3 इंटू 3। उसी प्रकार b ओवर टू ए का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, b ओवर टू ए इंटू बी ओवर टू ए। ओके, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस सी ओवर ए। दिव्या बेटा समझ में आ रहा है? वेरी गुड। निखत आपको बेटा? गुड, ध्यान देना। ओके 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 ओके, सभी इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए यहां। तो प्यारे मोहनलाल को ही देख लो। चलो बेटा समझो आगे। अब यहां क्या है, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब क्या करना है सर, अच्छा ऐसा बन गया। ओके, अब हम इस चीज को यहां पे कैरी करते हैं। इसको तो एज इट इज रखो, अभी कोई समस्या नहीं है हमें। यहां पे क्या कह रहा है, x प्लस बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या है, बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर ए। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहां पे इसका जो एलसीएम होगा 4a स्क्वायर और a का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो यहां पे आ गया बी स्क्वायर, यहां पे क्या होगा माइनस। ओके, जब हमने a से डिवाइड किया 4a स्क्वायर को तो क्या बचा, 4a इंटू सी क्या होता है, 4ac। तो यहां पे आ गया 4ac। ओके सर, अब यहां पे x प्लस बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर है और यहां पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। और आपको पता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड जब हम किसी पावर को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाता है, ये उसका पावर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि पावर का क्या हो जाएगा 1/2। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 का मीनिंग क्या हुआ कि ये ओवरऑल किस में आ गया, स्क्वायर रूट में, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ओके, अब जरा समझना। तो अब आपने एक बात और सीखी होगी बचपन की क्लासों में, जब आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा एक्सपोनेंट एंड पावर, क्लास 8 की बात कर ली जाए तो यहां पे आता है कि अगर इस तरह का फॉर्मेट हो अंडर रूट ए ओवर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट बी। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस स्क्वायर रूट को। तो क्या हम से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें? हाँ जी भाई हाँ, कर लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया और जब इसको अंडर रूट 4a स्क्वायर। अब क्या बनता है, यहां से बनेगा x प्लस बी ओवर 2a और यहां पे क्या बनेगा, यहां बनेगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहां से क्या आएगा 2a, अंडर रूट 4a स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2a। हमें पता है कि स्क्वायर रूट से जब आप कोई भी डाटा बाहर निकालते हो तो उसके पहले एक प्लस माइनस लगा दिया जाता है। तो ये ओवरऑल डाटा जो ऑपरेट होकर आ रहा है वो किसमें आ रहा है, प्लस माइनस के फॉर्मेट में आ रहा है। अब यहां से देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हो गया यहां से। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2a एलसीएम ले लिया, 2a यहां से आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही हमारा पूरा फॉर्मेट है किसका,
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका कंप्लीट होता है। नोट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेके। चलिए, तो अभी आपने एक बहुत ही प्यारा एक टर्म ड्राइव किया था, जो कि आया था हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ये है क्या? यही टर्म जो है, इसी टर्म को आप बोलते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बेटा ये ब्रह्मास्त्र है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आओ और इसमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके रूट्स निकल जाएंगे। ठीक है ना? रूट्स कैसे कैसे? तो इसमें देखो, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक कितना है? ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2। तो रूट्स कौन कौन से होते हैं? मान लो कि इसके रूट आपने मान लिया एक अल्फा है, तो अल्फा हो जाएगा यहां से -b। एक एट अ टाइम आप क्या लोगे? प्लस वाले को कंसीडर कर लो, तो हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac ओवर 2a। ये पहला रूट हो गया। दूसरा रूट मान लो बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा? -b। अब आपने एक बार क्या कर लिया? प्लस यूज कर लिया, दूसरी बार क्या यूज करना पड़ेगा? माइनस। तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये दो रूट होते हैं। ओके, अब आगे समझते हैं कि सर जब आप एक्सरसाइज 4.3 करोगे तो उसमें आपको ये भी पहले चेक करना पड़ेगा कि रूट्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये अल्फा बीटा एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? आपको एक डाटा जो है, जो यहां पे ना ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, पूरा गेम इसका है। इसके बाद तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आपको ये सब तो पता ही होगा, b क्या होता है? b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या होता है? कांस्टेंट। ओके, तो ये सारी बातें आपको क्लियर है। तो अब इसका नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करें, नेचर ऑफ रूट्स, जस्ट अ मिनट। अगर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो क्या होगा जरा समझना। अगर d जो है, अगर ये इक्वल टू 0 होता है, अगर ये d जो है इक्वल टू 0 होता है, तो इसकी कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक मिनट, बोर्ड गीला है, मार्कर काम नहीं कर रहा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ, अब काम कर रहा है। रियल एंड इक्वल। ओके 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 ओके। देखो, तो जब क्या हो जाएगा? d की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू होती है, और यहां होता है नेचर ऑफ रूट। अगर d इक्वल टू 0 है तो आपका रूट एग्जिस्ट करेगा। तो रूट का नेचर कैसे होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है। दूसरा, अगर d ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तब भी रूट एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों कंडीशन में रूट एग्जिस्ट करती है। इसका नेचर क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एनसीटी डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें देखो, अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल भी आएंगे और उनकी वैल्यू है वो सेम होगी। जैसे 2 और 2 आएगा, 4 और 4 आएगा, -4 आएगा, राइट। तो ये दो रूट्स आ रहे हैं वो इक्वल आएंगे आप मैग्नीट्यूड में। लेकिन जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स तो रियल होंगे, पॉजिटिव होगा, लेकिन वो डिस्टिंक्ट, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में हो सकता है, या एक 2 आ रहा तो दूसरा 3 आएगा, एक 4 आ रहा है तो एक 5 आएगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट, अलग। अगर d लेस देन 0 आ गया तो तब यही एक कंडीशन है जिसमें रूट जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहां पे लिखोगे नो रियल रूट्स।
मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। देखिए सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था ये आपने किसके हेल्प से ड्राइव किया? क्वाड्रेटिक फार्मूला को आपने ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहां से डाटा आया था और फिर इस डाटा से हमने देखा कि वहां पर दो रूट एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा और बीटा। रूट्स का नेचर निकालने के लिए हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि डी की वैल्यू अगर जीरो इक्वल टू जीरो है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल और इक्वल। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट। अगर लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स। अगर ये कंडीशन आई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसका मतलब कि जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो सीख लो, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। व्हेन रूट्स आर गिवन, ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब आपके पास रूट्स दिए होंगे, आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है k ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये फॉर्मूला आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो इसको भी नोट करना, इस बात को विशेष ध्यान रखना। तो यहां पे जो थ्योरी पार्ट है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। चलो, तो अब हमें जो है, जो अभी आपने सीखा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा था, दो चीजें पढ़ी थी हमने कि सबसे पहले हमें d की वैल्यू चेक करनी होती है। d की वैल्यू चेक करनी होती है कि रूट दो कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, जब d इक्वल टू जीरो हो या जब d ग्रेटर देन जीरो हो। तो हम देखते हैं क्या a से दो कंडीशन बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो यहां पे b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? -7। तो यहां b स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2। तो a की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहां पे आ जाएगा 3। तो यहां -7 का स्क्वायर जो होता है, -7 इंटू -7 कितना हो जाएगा? 49। 7 7 जब 49 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 49 माइनस ये हो जाएगा 4 2 8 3 24। तो यहां से कितना हो जाएगा? 25। तो ये हो गया हमारे पास 25। अब हमने यहां से ये ऑब्जर्व कर लिया कि जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है। d की वैल्यू जो है वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। तो ये किसकी कंडीशन होती है? यस, रूट्स आर एग्जिस्ट, बट रूट्स का नेचर कैसा होता है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो लिखोगे यस, रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट इसी का जिसको सॉल्व करना है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, राइट? अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ स्टेप्स सिखाए थे मैंने आपको, उसको फॉलो कर देना, क्वेश्चन कितना आसानी तरीके से हो जाएगा। अब यहां पे आपके पास इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको कि इसको पूरे टर्म को 2 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और आपको यही सिखाया गया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से आपको पूरे टर्म को क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो हो जाएगा बाई टू और यहां से बाई 2 करोगे तो ये 2 से 2 तो छमाछम हो जाएगा। तो बचेगा क्या? x स्क्वायर। यहां पे क्या बचेगा? -7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर -7/2x इक्वल टू -3/2। अब क्या करना होता था? आपको समझाया गया था, जब ये कांस्टेंट जब ट्रांसफर हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है? तो ये प्लस से इधर गया तो क्या हो गया? माइनस का हो गया। +3/2 था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा? -3/2। अब क्या करना होता है कि इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करना होता था, याद हो थोड़ा बहुत तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहां बाहर तो 2 रह जाएगा लेकिन 1/2 जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/4 और यहां पर हो जाएगा इंटू x इक्वल टू -3/2। फिर मैंने आपको बताया था कि 2 को हाइड कर लो और x को हाइड कर लो, क्या दिख रहा है? 7/4। क्या दिख रहा है? 7/4। उसी डाटा को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड स्क्वायर करके आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो आगे कर लेते हैं।
उसको हमें ऐड करना है। तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट ऑफ 7/4 यहां पे x प्लस इन दोनों को हाइड किया, क्या दिख रहा है 7/4। तो 7/4 को लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी आपको क्या करना होता है, स्क्वायर करके ऐड करना होता है। तो आपने स्क्वायर करके इसको ऐड कर दिया, यहां पे कितना जाएगा -3/2। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहां तक तो हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। अब आगे कुछ नजर उसमें आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर मैथ की निगाहों से देखोगे तो वो चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रही हैं, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 49/16 -3/2। याद है, किसी को आपत्ति नहीं होगी। 7/4 का स्क्वायर का मतलब होता है 7/4 इंटू 7/4। 7 7 जा 49 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। वही चीज यहां लिखी है 49, 7 7 जा 49 हो जाता है और 4 4 जा 16 होता है, तो 49/16 लिखा गया। क्लास 10th के स्टूडेंट हो, इतनी बातें तो समझ में आती ही होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा 16। तो जब तुम 16 अब एज एलसीएम आ गया तो यहां पे होगा 49 और यहां पे हो जाएगा 3 × 8। तो यहां से आप देखोगे ये आएगा x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 - 24/16। यहां से होगा x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। ये हो जाएगा x -7/4 इक्वल टू 5/4। यहां से स्क्वायर जाएगा, क्या करेगा, इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर देगा। चलो पूरा लिख देता हूं भाई, वरना कुछ बच्चे कहेंगे सर कहां से आ गया। देखो अभी सिखाया जाए कि स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, और इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या निकल के आएगी, +-5/4। ओके, 5/4 है। ओके, क्योंकि √25 का वैल्यू 5 होती है और √16 की वैल्यू 4 होती है। अब ये -7/4 है, उसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 7/4। तो ये हो जाएगा x = 7/4 प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे 5/4। ओके, तो पहला रूट निकालना है। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, एक एट अ टाइम आप प्लस कंसीडर करोगे तो x + 4 + 5/4। दूसरे टाइम x2 कंसीडर करोगे जो कितना हो जाएगा 7/4 - 5/4। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा एलसीएम, यहां हो जाएगा 7 + 5 कितना होता है 7 और 5 कितना होता है 12/4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 7 - 5/4 जो कितना हो जाएगा 2/4, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो जो इसके रूट्स आ रहे हैं इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके रूट्स हैं, क्या क्या रूट्स हैं 3, 1/2। तो ये दो रूट हैं 3 और 1/2। तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2x² + x - 4 = 0। ओके, अब सबसे पहले आपको अभी सिखाया गया था कि सबसे पहले आप इसको नेचर, इसका जो रूट्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको वो पहले फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो क्या होती है b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -4। तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 4 4 जा 16 और 2 कितना हो गया 32, यानी कितना आता है 33। 32 + 1 कितना होता है 33। यानी कि कहीं ना कहीं d जो है वो हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे जो रूट्स है वो कैसे कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यस, रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से आपको सॉल्व करना था, तो अब इसको प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2x² + x - 4 = 0। फिर वही चीजें जो आपको समझाई गई थी, कोएफिशिएंट ऑफ x² से पूरे इक्वेशन को क्या करना है डिवाइड कर दो। तो इंतजार किस बात का भैया, जल्दी से डिवाइड करके आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा x/2 और यहां से कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि -2 और ये हो जाएगा 0। 0/2 0 होता है। सेकंड स्टेप क्या सिखाया गया था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो भाई। x² प्लस ये हो जाएगा x/2, जब उसको आप शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा वो -2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +2। थर्ड
थर्ड स्टेप क्या सिखाया गया था, एक्स स्क्वायर, इसके पूरे टर्म को 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 और यहां से हो जाएगा x/4, तो इसको x/4 की जगह पे यहां पे लिखो 1/4 और x बाहर लिख दो। फिर मैंने आपको समझाया था कि 2 को हाइड कर लो, x को हाइड कर लो, क्या दिख रहा है 1/4, क्या दिख रहा है 1/4। अब उसके हेल्प से इधर बढ़ोगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, यहां पे हो जाएगा 1/4x, 1/4 नजर आ रहा है, उसी का स्क्वायर करके हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना है और एज वेल एज राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है, तो यहां पे हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर और ये जो है यहां पे क्या हो जाएगा 2 + 1/4 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है देखो जरा, अब ये किसी शकल सूरत की तरह दिख रहा है, a² + b² + 2ab, तो कहीं ना कहीं ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर और यहां से हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1/16। 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1 × 1 1 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। अब आप समझ चुके हैं इसके नीचे कितना हो जाएगा 1, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 16, एलसीएम हो गया 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 से 16 तो हो जाएगा 32 + 1 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 33/16। तो आपने यहाँ देखा इसकी वैल्यू आ रही है x + 1/4 का होल स्क्वायर = 33/16। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर है इसको जाकर क्या कर लेगा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो पावर आपका यहां से शिफ्ट होगा तो हो जाएगा √33/16। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो √33/16, यहां से लिख सकते हो √33/4, लेकिन इस इक्वालिटी से पहले क्या लगाना पड़ेगा प्लस माइनस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आपका जो डाटा है वो आ गया 1/4 = ±√33/4। अब आप क्या करोगे x = ये +1/4 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा -1/4, तो आप इधर जाकर लिखोगे -1/4 ±√33/4। अब यहां से देखो x = ये क्या हो जाएगा 4, यहां से क्या आएगा -1 ±√33, ये सॉल्व हो गया। अब इसके दो रूट्स निकले थे, ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ गई। ओके, इसको स्प्लिट कर दो x1 में, तो एक टाइम आपको प्लस साइन को कंसीडर करना है और अनदर टाइम में नेगेटिव साइन को कंसीडर करना है, तो यहां से जो आपके रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे -1 + √33/4 और x2 की जो वैल्यू होगी -1 -√33/4। ये आपके दो रूट्स निकल गए, नोट कर लो आंसर। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, प्रोसेस तो वही रहेगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहां से आप चाहो तो इस क्वेश्चन भी इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो कि a की वैल्यू जो है वो कितनी है 4, ओके, b की वैल्यू कितनी है 4/3, c की वैल्यू कितनी है 3। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं जो पढ़ रहे हैं, शायद उन्हें ये भी ना पता हो a क्या है, b क्या है, c क्या है। और मैं आशा के साथ कह सकता हूं कि शायद आप क्लास 10th में हैं तो आपको ये पता होगा, राइट। तो जिन बच्चों को अब देखिए प्रॉब्लम आ रही थी कि सर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में कैसे पुट कर रहे हो d = b² - 4ac, तो भाई ये पहले ही वीडियो में आपको कवर कर दिया गया है कि a की वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू क्या होती है और c की वैल्यू क्या होती है। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है आप वहां से गो थ्रू होकर इन कंसेप्ट को सीख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इसको चेक कर लें, b की वैल्यू कितनी है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 3। तो आपने देखा यहां से कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा 48। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो यहां समझ लें, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हो जाएगा 4/3 और यहां से हो जाएगा इंटू ऑफ 4/3, तो 4 4 कितना होता है 16 और √3 × 3 कितना होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 माइनस 4 4 16 और 3 कितना हो जाएगा 48, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो क्या रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाँ भाई रूट एग्जिस्ट करता है, दो वैल्यू पे रूट एग्जिस्ट करता है, d = 0 पे और जो d है वो >0 हो तब। तो d >0 कब होता है, जब होता है जब इसकी ये b² - 4ac को कैलकुलेट करने के बाद अगर कोई डाटा पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब जो d है वो >0 है। इसको हमें सॉल्व करने में कितना आ रहा है 0, तो d = 0 है। इसका मतलब जो नेचर ऑफ रूट है वो ये बताता है कि रूट्स आर
रियल एंड इक्वल। इसमें जो रूट्स निकलेंगे x1 और x2 की जो वैल्यू निकलेगी वो दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल। तो लेकिन यहां पे आप पहले ये लिख लो, यस रूट्स आर एग्जिस्ट, यस रूट्स आर एग्जिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है वो यहां से स्टार्ट होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओ चलिए यहां पे चलो बच्चों, तो आपने देखा यहां तक कि यहां पे जो रूट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहां पे जो d की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो आपको बताया गया था कि जब d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखते हैं कि क्या सही में रूट्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना था। तो फिर आपको ऐसे ही इसको पहले तो आप क्वेश्चन ही लिख लीजिए, 4√3x + 3 = 0। यहां तो हो गया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले आपने क्या सीखा कि एक्स स्क्वायर एक कोएफिशिएंट से हम पूरे टर्म को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां से कितना हो जाएगा √3x, और यहां से कितना हो जाएगा 3/4 = 0। अब क्या करना होता था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको LHS से हमें RHS साइड में शिफ्ट करना होता था। तो यहां से क्या हो जाएगा, x² + √3x = -3/4। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता कि हमें इसको 2/2 से प्रोडक्ट करना होता था। तो ये हो जाएगा x² प्लस यहां से आ जाएगा 2 और यहां से हो जाएगा √3/2x = -3/4। अब हमने क्या सिखाया था आपको, 2 और x को हाइड कर दो। क्या दिख रहा है, √3/2। इसका मतलब ये है कि हमें LHS और RHS में दोनों साइड √3/2 का होल स्क्वायर करके ऐड करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे दे रखा है x² प्लस ऑफ, यहां से दे रखा है 2√3/2 ब्रैकेट क्लोज x। तो इसको हाइड करने पे क्या दिख रहा है, √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां भी हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, √3/2 का होल स्क्वायर -3/4। ये आपका इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करोगे, यहां पे क्या नजर आ रहा है, a² + b² + 2ab, राइट। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये हो जाएगा x + √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, √3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4 -3/4। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इधर जो राइट हैंड साइड है वहां पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां पे आएगा x + √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो हो जाएगा x + √3/2 इक्वल टू √0। तो यहां से क्या हो जाएगा, x + √3/2 इक्वल टू 0। तो यहां जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, -√3/2। तो अब तो x की वैल्यू आ रही है, ओके सर, लेकिन हमारे पास रूट्स निकालना है। तो क्वाड्रेटिक कितने रूट्स होते हैं, जितनी इसकी डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके रूट्स कितने एग्जिस्ट करेंगे 2। तो लेकिन हमारे तो एक ही रूट आ रहा है, तो एक ही रूट आ पा रहा है। तो ऐसा नहीं है, एक रूट नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि d की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और आपको सिखाया गया था नेचर ऑफ रूट्स में, जब d = 0 होता है तो रूट्स तो रियल होते ही होते हैं और साथ में कैसे होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये जो -√3/2 है तो यही 2 बार रिपीट करेगा, मतलब x1 की वैल्यू जो निकलेगी वो भी -√3/2 होगा और जो x2 की वैल्यू निकलेगी वो भी -√3/2 होगा। ये आपके दो रूट्स हो गए, x1 और x2। इसे नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान है। सबसे पहले जैसे कि आपने 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिया होगा, अब समझ में आ गया कि प्रोसीड कैसे करना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है, डी की वैल्यू चेक करनी होती है। चलिए तो डी की वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। डी इक्वल टू होता है b² - 4ac। ओके, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो ये कितना होगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जा 16 और 16 2 जा कितना होता है 32। यहाँ पे कितना हो रहा है -31। ओके, ऐसे भी कर सकते हो 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32।
-32 है और 1 है, तो माइनस जो 32 बड़ा है ना ऐसे, लेकिन माइनस मतलब क्या हो गया, जो साइन जिसकी मैग्नीट्यूड बड़ी होती है, -32 बड़ा होने के कारण इसके जो ओवरऑल साइन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है, साइन डोमिनेंट है यहाँ पे। तो आपने देखा कि जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 है। तो आपको पता है कि जब भी एक कंडीशन आती है d लेस देन 0, तो यहां पे क्या होता है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहां पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आपको इस मेथड को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब उसके रूट्स ही नहीं निकलेंगे, राइट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है, तो यहां पे जो रूट्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। नोट कर लीजिए इसे। चलो बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन फर्स्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो अभी आपने विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक फार्मूला सीखा था। वो फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac ओवर 2a ये वाला फार्मूला सीखा था। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब उसके हेल्प से आपको चार क्वेश्चन थे फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट का, उसमें डी क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था। अभी आपने देखा था -31 आ रहा था, तो उसको हमने कंसीडर नहीं किया है, राइट, उसके रूट्स नहीं निकलेंगे। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई 2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -7। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये डाटा लिख लिया आपने। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना, रूट्स निकालने के लिए। तो यहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो रूट्स इक्वल टू, ठीक है ना, रूट्स इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac ओवर ऑफ 2a। तो यहां से -b, तो यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, देखो ये माइनस ऑफ -7 प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि -7 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखोगे, -4 इंटू a की वैल्यू, रुक जाओ इसको जरा साफ कर दिया जाए। हाँ जी, अब यहां पे कितना आ रहा है, b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है, -7, तो आप यहां लिखोगे -7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो ये हो जाएगा इंटू 3 ओवर 2a। तो यहां पे लिखोगे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7। यहां पे क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहां पे कितना आ जाएगा 49 माइनस कितना हो जाएगा 4 2 8 8 3 24 ओवर, यहां से कितना हो जाएगा 4, तो यहां पर होगा 7 प्लस माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25/4, यहां से कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 ओवर 4। रूट निकालने हैं, तो पहला रूट अल्फा मान लो, वो कितना होगा, जब हम 7 के साथ +5 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 + 5/4, यानी कि कितना हो जाएगा 12/4, कितना होगा 3। दूसरा बीटा, वो कितना हो जाएगा 7 - 5/4, वो कितना हो जाएगा 2/4, कितना हो जाएगा 1/2। आपने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वहां पर भी आपने आंसर मैच कर लेना, वहां पर भी आपके यही दो आंसर है 3 और हाफ, ठीक है ना। तो आप उसके हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, कितने भी 2 डिग्री के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आओ, कैसा भी हो वो 2 डिग्री वाला, आप इसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से करना है, तो सबसे पहले आप डिफाइन कर लो कि a की वैल्यू इसमें कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है -4। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूले के हेल्प से आपको क्या निकालने हैं, रूट्स। तो रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac ओवर ऑफ 2a। अब इसको अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 ओवर ऑफ 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2। आप यहां से सीखेंगे -1 प्लस माइनस, यहां से कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 या 16 और 2 कितना हो गया 32, और यहां कितना हो जाएगा 4। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करो।
-1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 33/4, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस 33/4, यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 33/4, ये हमारा पहला रूट, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, -1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 33/4। आप वहां से अपने आंसर को मैच कर लेना, यही आंसर आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड की। ओके, तो पार्ट थर्ड में जो हमारी a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4, जो b की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4√3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। हमें क्या निकालने हैं, रूट्स। किसके हेल्प से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से। वो क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। देखिए यहाँ पे ये जो b² माइनस 4ac है, b² माइनस किसकी वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, तो वहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो रूट्स -b की वैल्यू कितनी है 4√3 प्लस माइनस b², यानी कि 4√3 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 या 16 और 16 × 3 कितना हो जाएगा 48, तो यहां से आ जाएगा 48 माइनस 4ac, तो 4 4 या 16 और 16 3 या 48 ओवर ऑफ 2a, तो यहां से हो जाएगा 2 × a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से जो रूट्स आ रहे हैं वो कितने आएंगे -4√3 और यहां पे होगा प्लस माइनस, ये -48 और -48 दोनों कट-पिट कितने हो जाएंगे √0 ओवर ऑफ 8। तो √0 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 0 होती है, ऑब्वियसली, वेरी गुड। 4 ये हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस 0 ओवर 8। तो जो रूट्स निकले वो कितने आ रहे हैं -4√3/8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, कितना आ रहा है -√3/2। तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी -√3/2 और जो बीटा है उसकी वैल्यू भी हो जाएगी -√3/2। तो इस तरह से आपका ये जो 3 क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो गए। चौथे क्वेश्चन में जो डी की वैल्यू आ रही थी वो निगेटिव आ रही थी, इसलिए उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए। चलिए तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी आसान है, कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास इस इक्वेशन की क्या निकालनी है, रूट्स निकालनी है। ओके, यहां पे दे रखा है कि x - 1/x = 3 और यहां बोला है कि x ≠ 0। ऐसा क्यों बोल रहा है कि अगर तुमने ये क्या है 1/x है, अगर आपने यहां पे x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये पूरा एक क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये बोला कि इस पे हर वैल्यू वैलिड है सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के, क्या x = 0 छोड़ के, इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया, यहां पे x ≠ 0। तो अब इस क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये बात जरूर समझ लेना कि यहां पे अगर ≠ 0 दे रखा है मतलब कह रहा है कि ये 0 यहां पे नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रख लो। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ये हो जाएगा x - 1/x = 3। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है तो भैया दे दो 1, ठीक है ना। 1 ऐसा इकलौता नंबर है, कहीं भी लगा दो, मतलब कहां, या तो उसको प्रोडक्ट कर दो या डिवाइड कर दो, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x और 1 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा x, तो यहां पे कितना हो जाएगा x², यहां पे हो जाएगा -1 = 3, ये हो जाएगा x² - 1 = 3x। ओके, अब इस डाटा को इधर शिफ्ट कर लो, इधर क्या है ये =2 के इधर आ रहा है, मतलब ये राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब इधर आएगा ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x² - 3x - 1 = 0। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि यहां पे +3x था, जब ये ट्रांसपोज करेगा तो -3x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी तो सीखा था आपने, वहां से अप्लाई कर दो। रूट्स निकालने के लिए कैसे करोगे, -b प्लस माइनस b² - 4ac, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है -3, तो यहां से हो जाएगा -3 प्लस माइनस b², यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -1, ये कितना हो जाएगा /2a, a की वैल्यू कितनी है 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो रूट्स निकलेगा हमारा वो देखते हैं कितना आएगा। -3 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा +-
बी स्क्वायर, मतलब ये -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 1 जा 4, तो यहाँ से हो जाएगा +4। ठीक है ना, देखो यहाँ ध्यान समझना, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गए, तो +4 × 1 कितना हो गया 4, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो ये ओवरऑल क्या आ गया 4 आ गया। ओके, ओवर 2 × 1 कितना होता है 2। अब रूट्स जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, यहाँ पे होगा 3 ± √13/2, तो जो रूट निकलेगा या उसको आप अल्फा कह दो, तो कितना निकलेगा 3 + √13/2, और जो बीटा निकलेगा वो कितना निकलेगा 3 - √13/2, तो ये बीटा की वैल्यू हो गई और ये अल्फा की वैल्यू हो गई। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखना जरा कैसे सॉल्व करना है। अब ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि x नॉट इक्वल टू -4 और 7, यानी कि अगर हम यहाँ पे -4 करेंगे तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो ये 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसलिए यहाँ पे दे रखा है कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती -4 नहीं हो सकती, और 7 क्यों नहीं हो सकती, अगर आप यहाँ 7 पुट करोगे 7 - 7 क्या हो जाएगा 0, और 1/0 जो होती है वो क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है, वो इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाती है। वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे जब लिमिट्स एक्सरसाइज पढ़ोगे तब। तो अभी इतना समझें कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखो भाई कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये दे रखा है LHS पार्ट और RHS पार्ट, इनके हेल्प से हम इसको पहले तो एज इट इज लिख दो, x + 4 माइनस ऑफ इसको लिखो x - 7। देखो एक तरीका है करने का, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे सिखा रहा हूं वैसे याद रखना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इस पूरे टर्म को ना ब्रैकेट में अप्लाई कर लिया करो पहले, ठीक है। ब्रैकेट लगाने से हो जाएगा कि आपकी गलती होने की चांस जो है ना वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगी। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब गड़बड़ होगा, इसलिए ब्रैकेट पहले लगा ले। अब आपने क्या कर लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा x + 4 और यहां से हो जाएगा x - 7। ओके, जब इससे डिवाइड करो तो क्या दिख रहा है x - 7, तो यहां पे आ जाएगा x - 7 ब्रैकेट में माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा x + 4 = 11/30। ब्रैकेट में लगाना कभी गड़बड़ नहीं होगी, बात बिल्कुल ये ध्यान रखना, आगे भी सारे क्वेश्चंस में x - 7 यहां पे प्लस माइनस ऑपरेट करो, ये ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ, तो ये जैसे ही ये प्लस बाहर आएगा वो -x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +4 -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसको प्रोडक्ट करो, x × x कितना होता है x² प्लस माइनस माइनस 7 × x 7x, यहां हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 4 × x 4x, यहां हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28 = 11/30 = 11/30। यहां तक बात समझ में आ गई। ओके, अब यहां पे क्या समझना है, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो सर क्या कर लिया जाए, प्लस माइनस है, इन दोनों को छम करा दो, ठीक है ना, दोनों निपट गए, या छम करा लो या निपटा दो, कुछ भी कर लो भाई, कर जरूर लेना, ठीक है ना। प्लस और माइनस दोनों बैलेंस हो गए, तो -7 और -4 कितना होता है -11। ओके, ये कितना हो जाएगा, यहां से आएगा x² -7x + 4x कितना होता है -3x, और यहां से कितना हो जाएगा -28 = 11/30। अब जब ये 11 इधर आएगा तो नीचे की तरफ तो कितना हो जाएगा ये 1/11, तो 11 से 11 आप बैलेंस भी कर सकते हो। तो आपको क्या बचा यहां से कट पिट के -1/x² -3x -28 = 1/30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा -30, कितना हो जाएगा -30, और इस पूरे टर्म को उधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा x² -3x -28 ओके। अब इस -30 को हम क्या करेंगे, LHS से भेजेंगे किधर RHS के साइड में, तो -30 हो जाएगा क्या हो जाएगा +30, तो ये क्या हो जाएगा x² -3x -28 +30 = 0। तो यहां से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, x² -3x + 2 = 0। 30 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहां से आएगा x² -2x -x + 2 = 0। यहां से आप x कॉमन ले लो, कितना आएगा x - 2, यहां से माइनस कॉमन ले लो, x - 2 = 0,
ये होगा x माइनस 2 और यहां से हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए, राइट। ये अभी तक क्या है, फैक्टर है। इसके रूट्स निकालने के लिए इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 2 और यहां से होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 1। चलिए, तो ये आपका सोल्यूशन रहा। चलिए नोट कर लीजिए आप सभी। ओके चलो बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो काफी आसान है। बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज 3 years ago एंड 5 years from now। ओके, कैसे करना है इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन को फील करते हैं। तो मान लो कि हमारे रहमान भाई हैं, मस्त हीरो लाइक। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि इनका जो एज है, तो एज कभी भी डिटरमाइन जो किया जाता है, जैसे इसने बोला कि 3 years ago मतलब 3 साल पहले, और फिर बोला है कि 5 साल बाद, अब से। तो अब जब ये दोनों चीज डिटरमाइन होंगे, किस पे होगी? प्रेजेंट एज पे, राइट। सपोज आपने इसकी प्रेजेंट एज कितनी मान ली? x। तो कंडीशन दे रखा है कि 3 साल पहले कितने के होंगे? 3 years ago कितने के हो जाएंगे? x माइनस 3, और 5 years from now कितने के हो जाएंगे? x प्लस 5। अभी बोला कि रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहने का मतलब है कि उनका रिवर्स कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 और ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 5, ठीक है ना। तो दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है? 1/3। समझ में आ गया? देखो कैसे प्रोसीड करना है। थीम ये थी क्वेश्चन की, तो आप इसको एज्यूम करोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। कितने का है वो? x years का है। अब बोला कि 3 years ago, तो लिख लेना है यहाँ पे 3 years ago। रहमान सेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिख लेना रहमान सेज, ठीक है ना। वो कितने का हो जाएगा? 3 साल पहले, x माइनस 3 years का। अब फिर अब से 5 साल बाद, तो 5 years hence रहमान सेज कितना हो जाएगा? x प्लस 5 years। ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है, यानी कि 1 ओवर x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो होप सो अभी मैंने सिखाया था कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इसको ब्रैकेट में रख दो, कोई गलती ना हो, राइट। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 3 और यहां से हो जाएगा x प्लस 5। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा x प्लस 5 और यहां पे आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। तो यहां से हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 और यहां से प्रोडक्ट करो, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा? प्लस 5x। यहां से कितना हो जाएगा? माइनस 3x। ये कितना हो जाएगा? माइनस 15 इक्वल टू 1/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स कितना होगा? 2x। देखिए अब यहां तक ये क्वेश्चन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं इससे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे जरा समझेंगे। यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x एज ए न्यूमरेटर। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? प्लस 2। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? प्लस 2 ओवर नीचे कितना आएगा? देखो एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3। अब गलती होने की कोई चांस ना हो, इसलिए फिर से इसमें क्या लगा लो? ब्रैकेट लगा लो, कोई गड़बड़ी ना हो। अब ये इधर 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से हो जाएगा 3 और यहां से हो जाएगा 2x प्लस 2। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो नंबर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 से प्रोडक्ट होने पे नंबर इटसेल्फ आता है, राइट। ये पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसको प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x प्लस 6। 3 2 6 और प्लस 6। ओके, आगे कितना आएगा? ये तो एज इट इज है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 15। इसको उधर शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा? माइनस 4x माइनस 15 और माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे माइनस 4x लाना है। ओके, अब इसको क्या फैक्टराइज किया जाए देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 21 इक्वल टू 0। यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 21 इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस 7
और ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा x - 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x - 7 और ये हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -3। देखो एज कभी नेगेटिव में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो एज नेगेटिव करना मतलब भैया अभी जन्म से पहले की बात हमें नहीं पता, राइट? जन्म नहीं हुआ अभी, हम लोग 3 साल पहले, हाँ, या पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, वो सब हम लोग नहीं कर सकते। रियल लाइफ में ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस डाटा जो नेगेटिव आया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो रहमान जो है प्रेजेंटेज उसकी x क्या माना था आपने? प्रेजेंटेज माना था। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 ईयर्स आ रही है। इसका मतलब कि जो रहमान की जो प्रेजेंटेज है वो कितनी है? 7 ईयर्स। चलिए नोट कर लीजिए। चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहे हैं इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है जी। तो क्वेश्चन का पहले थीम समझ लेते हैं, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक शेफाली है, ओके, तो ये मान लो कि ये शेफाली है, घुंघरैले बाल हैं इसके, ठीक है ना। हाँ चलिए, कह रहा है कि तो इसने 2 टेस्ट दिए थे जिसमें क्या क्या था? मैथमेटिक्स और इंग्लिश। मैथमेटिक्स और इंग्लिश इन दोनों के मार्क्स मिला के कितने स्कोर किया था इसने? 30 मार्क्स। इसे पता चल रहा है कि काफी इंटेलिजेंट है, राइट? ओके, आगे देखते हैं। इंटेलिजेंट है तभी इतनी कहानी बनी हुई है। देखो कैसे, क्या बोल रहा है? Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in 2 subjects. Okay. तो अगर मैथ में कितना मान लिया जाए? अगर हम मैथ की मार्क्स मान लें x, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा? 30 - x, राइट? तो हो जाएगा 30 - x। सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि इसने 2 मार्क्स ज्यादा पाया, किसमें? मैथमेटिक्स में। वेरी गुड, मैथ में इंटेलिजेंट है। तो 2 मार्क्स ज्यादा है तो कितना हो गया? x + 2। और कह रहा है कि 3 मार्क्स किसमें कम लाई? इंग्लिश में। तो हो जाएगा 30 - x - 3, यानी कि ओवरऑल क्या बन जाएगा? 27 - x। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, ये कितने के बराबर है? 210 के बराबर है। होप सो थीम समझ में आ गया। क्वेश्चन में बढ़ना कैसे? चलिए अब इसी चीज को हम लोग रियलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मार्क्स मान लो। लेट द सेफालिस मार्क्स, लेट द सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x। मैं मैथमेटिक्स को शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप प्लीज पूरा लिख लेना, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इन बी x, ठीक है। तो सेफालिस मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा? 30 - x, क्योंकि दोनों को सम करके कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? 2 more marks इन मैथमेटिक्स। 2 नंबर ज्यादा है किसमें? मैथमेटिक्स में। तो कितना बन जाएगा? x + 2। और 3 नंबर कम आ रहे हैं किसमें? इंग्लिश में। तो 3 less marks इन इंग्लिश। तो ये कितना हो जाएगा? 30 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 27 - x। ओके, अब कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां चिपका दो, कितना हो जाएगा? x + 2 इंटू 27 - x इक्वल टू 210, ठीक है ना, इक्वल टू 210। अब आगे बढ़ते हैं। x इंटू 27 करोगे तो कितना हो जाएगा? 27x प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू 27 करने पे कितना आता है? 54। फिर यहां से कितना आ जाएगा? -2x इक्वल टू 210। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए थोड़ा तो क्या आएगा? -x स्क्वायर -2x और प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ 25x। 27 में से 2x जाएगा तो 25x आएगा। फिर यहां पे कितना बचेगा? प्लस 54 इक्वल टू 210। इन सबको उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -25x और यहां से हो जाएगा प्लस 210 माइनस ऑफ 54 इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा? देखो ये आएगा x स्क्वायर, 25x माइनस का है तो इसको एज इट इज रख दो, -25x। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से और 4 गया तो 6, तो यहाँ पे आएगा 6। ये बचेगा कितना? 0, यानी कि हो जाएगा 20 में से 5 गया तो 15 इक्वल टू 0। ओके,
अब यहां तक अगर आपने क्या बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, तो इसके बाद आप एलिजिबल हो किसी मेथड से करने के लिए। आपने बहुत सारे मेथड सीखे हैं। चलो हम लोग प्राइम फैक्टराइज मिडिल टर्म से कर लेते हैं। तो 56 को फैक्टराइज करोगे, 2 से किया तो कितना हो जाएगा, 7 2 14 और यहाँ से हो जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 2 6, यहाँ से हो जाएगा 9, फिर इसको 3 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13, यानी कि हमें कितना चाहिए, 25 चाहिए। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2 2 4 3 12, 12 और 13 ऐड करने पे कितना आता है, 25 आता है। फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स क्या क्या है, 12 और 13। ओके, तो यहां से आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x माइनस ऑफ 13x प्लस ऑफ 156 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन लेना है, यहां से आप x कॉमन लोगे तो यहां पे क्या आएगा x माइनस 12, यहां से आप 13 कॉमन लोगे तो यहां पे क्या आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 12 और यहां से हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 12 और एक डाटा आएगा x की वैल्यू आएगी 13। ओके, अब इन दो केसेस की हेल्प से आपको बढ़ना है। अगर आप x की वैल्यू 12 कंसीडर करके चलते हो, कंसीडर करते हो, तो x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, मैथ का मार्क्स। तो अगर मैथ में इसके 12 मार्क्स आ रहे हैं तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे, 30 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा, वो 18 होगा, होगा या नहीं होगा, होगा भाई, देख लो, विश्वास नहीं हो रहा तो 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 2 एंड 1 3, 30 आ गया। अगर आपने मैथ की मार्क्स को कंसीडर किया 13 तो इंग्लिश का मार्क्स कितना आएगा, 30 माइनस 13 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। ऐड करके देख लो, 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 1 1 2 एंड 1 3, 30 हो गया। तो ये आपके दो केसेस बनेंगे और ये दोनों आंसर ही सही हैं, 12 और 18 और 13 और 17। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप सभी। चलिए बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, पहले इसको फिर थीम बनाते हैं जरा। देखिए इसमें रखा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, तो यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड बोल रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल कैसे होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ये हमारा इस तरह से कुछ जो फील्ड होगा वो रेक्टेंगुलर फील्ड होगा। ओके, अब इसने बोला कि शॉर्टेस्ट साइड, तो ये तो लेंथ होती है और ये विड्थ होती है, और इन दो अपोजिट वर्टेक्स को मिट करने वाली जो लाइन होती है वो डायगोनल कहलाती है। ओके, ये बात तो समझ में आ गया। तो ये भी कह रहा है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टेस्ट साइड से हमारे पास कितना ज्यादा है, 60 मीटर, और जो लॉन्गर साइड है, यानी कि इन दोनों की बात कर रहा है। डायगोनल तो पहले उसने बता दिया। अगर देखा जाए ना तो डायगोनल लॉन्गेस्ट साइड होता है, लेंथ से ही बड़ा होता है, वो विड्थ से ही बड़ा होता है। लेकिन उसने पहले क्लियर कर दिया कि बच्चे कंफ्यूज ना रहें कि जो डायगोनल है वो शॉर्टेस्ट साइड से 60 मीटर बड़ा है। अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे इफ द लॉन्गर साइड, अगर कंसेप्ट से देखो तो लॉन्गर साइड क्या होता है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो डायगोनल होता है, लेकिन यहाँ तो डायगोनल की बात हो चुकी है, यानी कि बच्चे कौन से दो साइड से, लेंथ और विड्थ। तो यानी कि यहाँ पे इन जनरल जो होता है लेंथ जो होता है वो विड्थ से बड़ा होता है, और यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ से कितना बड़ा है, 30 मीटर। जरा समझना, तो हमें क्या रिलेट करना पड़ेगा कि हमें जो विड्थ है उसको हमें x मानना पड़ेगा। साइड डाटा किसमें दे रखी है, मीटर। मीटर में चिल्ला कर भैया हमारी पूरी जो यूनिट है वो किसमें, मीटर है, तो ये जो विड्थ होगा वो भी मीटर में होगा। लेकिन जो लेंथ है वो कितना मीटर ज्यादा है, 30 मीटर, किससे, विड्थ से, तो ये हो जाएगा x प्लस 30। डायगोनल से कितना ज्यादा है, 60, डायगोनल कितना ज्यादा है, 60 मीटर ज्यादा है, किससे, विड्थ से। तो ये कुछ कहानी हो गई, राइट। और आपको ये भी पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का ईच एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब जरा समझना कहानी क्या कह रहा है। बोला कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो फील्ड की साइड्स निकालनी है। ओके, तो हम लोग इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले रिलेट करोगे, लेट द विड्थ बी x मीटर, ये पूरा लिख लेना भैया, ठीक है ना। विड्थ की स्पेलिंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो आपकी जो लेंथ है यहां से वो कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। जो आपका डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब ये तीन चीजें हैं, लेंथ भी दे दिया, विड्थ भी दे दिया और डायगोनल भी दे दिया। अब इनमें क्या रिलेशन है सर, तो देखो भैया इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह नहीं दिख रहा है कि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, डायगोनल हो गया। और पाइथागोरस ने पहले ही बता रखा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर का सम, किसके, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो उस फॉर्मूले को लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डायगोनल का स्क्वायर होगा वो लेंथ के स्क्वायर और विड्थ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा।
तो डायगोनल क्या है यहाँ पे x प्लस 60 है ना, हाँ तो x प्लस 60 राइट, इसका स्क्वायर, और लेंथ कितना है x प्लस 30, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और बिर्थ कितना है आपका x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करो, आंसर निकालो, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 120x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3600। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा 60x प्लस यहां से हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस ऑफ 3600 और यहां से हो जाएगा x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर राइट, इस x स्क्वायर से दोनों को निपटा दो, कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 60x प्लस ऑफ 900। अब इस पूरे डाटा जो हमारा LHS पार्ट में उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, फिर देखो कितना आंसर आता है। तो यहां पे आएगा 2x स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसी का घर है, वो मेहमान नहीं बदलेंगे, इन मेहमानों को उधर जाना है, ये मेहमान बदल जाएंगे, उधर जाए क्या हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 120x और यहां से हो जाएगा माइनस 3600 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर, 60x में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 60x, ये हो जाएगा प्लस 900, ये हो जाएगा इतना, तो हो जाएगा माइनस 2700 इक्वल टू 0। आपको अब इसको सॉल्व करना है। देखिए अब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके होंगे इनके फैक्टर्स निकालने में, इनके सॉल्यूशंस रूट्स निकालने में राइट। तो हम आगे डायरेक्ट बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखना कैसे, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर कितना चाहिए 2700, तो यहां से हम लिख सकते हैं 90x और प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0, यहां पे x भी आएगा। तो माइनस 90x प्लस 30x कितना होता है माइनस 60x, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 90 इंटू 30 कितना होता है 2700, यानी कि जो आपने फैक्टर जो ये मिडिल टर्म किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब यहां से आप x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस 90, यहां से प्लस 30 कॉमन ले लो तो यहां पे कितना आएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 90 और यहां से हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 90 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 30, ये हो जाएगा x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 30। अब इसमें से कौन सी वैल्यू लिया जाए, कौन सी वैल्यू रिजेक्ट किया जाए, तो अब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। ये किसकी बात हो रही है, लेंथ की, मतलब ये साइड है, इसी कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगी, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता ना भाई, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा रिजेक्ट, ये रिजेक्ट हो गया और ये डाटा कैरी होगा। यानी कि आपने x की वैल्यू किसकी मानी थी बिर्थ, तो जो बिर्थ होगा किसका रेक्टेंगल का वो कितना हो गया 90 मीटर, तो जो लेंथ होगा, लेंथ कितना हो जाएगा इससे 30 ज्यादा है तो 90 प्लस 30 कितना होता है 120 मीटर, और जो डायगोनल होंगे वो कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150 मीटर। ये तीन चीजें हो गई। साइड्स की बात किया गया तो लेंथ और विड्थ निकाल के आपका काम चल जाएगा, तो 90 और 120 आपका आंसर है। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप सभी, गुड। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, ओके, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स, ओके। तो क्वेश्चन समझने के लिए पहले उसका थीम समझते हैं। सपोज हमने दो नंबर माना, एक x और दूसरा y, और हमने ये भी डिफाइन कर दिया कि जो x है वो बड़ा है किससे y से, ओके, ये थीम है। अब ये क्या कह रहा है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस, अब ये 180 डाटा आ रहा है, यानी कि क्या करना पड़ेगा कि जो ये बड़ा वाला डाटा है मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, वो किसके बराबर होगा 180 के बराबर, ओके। तो पहले मैं जूम कर लेते हैं, चलो, let the numbers are x comma y, let the numbers are x comma y। अब हमें पता है कि x ग्रेटर है, तो जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, और जो डिफरेंस दे रखा है वो डिफरेंस किसका दे रखा है स्क्वायर ऑफ नंबर्स, यानी कि डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं इसका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितने के बराबर है 180 के बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट, आई करेक्ट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्मॉलर नंबर क्या माना है हमने y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर
वो किसके बराबर है, 8 टाइम्स द लार्जर, यानी कि 8x के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकंड। तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 फर्स्ट इक्वेशन है। यहां पे आप इस वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हो, 8x से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x इक्वल टू 180। ओके, अब इसको इधर बुला लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 180 इक्वल टू 0। अब हमारे पास कितना चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 18x प्लस ऑफ 10x माइनस ऑफ 180 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आप 18 में से जब 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया गया वो बिल्कुल सही किया गया है। अब आप सभी एक्सपर्ट हो चुके होंगे, क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको आप रिवीजन कर लेना, आपके सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे। यहां से आप x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस 18। यहां से अगर आप 10 कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 18 और यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगी x इक्वल टू 18 और यहां से हो जाएगा x इक्वल टू -10। तो -10 वाला जो नंबर है उसको क्या करोगे, रिजेक्ट। क्या कर दोगे, रिजेक्ट। तो हमारा जो नंबर है ये फाइंड टू नंबर्स, तो पहला नंबर क्या आ गया, 18। ओके, अब यहां पे चलो, तो आपने x की वैल्यू कितनी ले ली, 18 ले ली। ओके, अब जरा समझते हैं आगे। तो x की वैल्यू हमने 18 को कंसीडर कर लिया। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक डाटा तो आ गया हमारी x की वैल्यू y, तो यहां पे है y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 18 8 कितना होता है, 144। अब यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये y स्क्वायर है, अंडर रूट ऑफ 144, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो आपने देखा कि जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो कौन कौन से हैं, 18 और 12। ये दो डाटा है जिनकी हेल्प से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो लिख लेना। x की वैल्यू 18 आ रही है, y की वैल्यू 12 आ रही है। यही आपके आंसर से नोट कर लो भैया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो सपोज हम इसकी थीम को समझ लें। ये मान लीजिए कि आपके पास ट्रेन है, राइट, ये पटरी पे दौड़ रही है किसी स्पीड से। कौन सा स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, हमें पता नहीं है, तो हमने इसको मान लिया यूनिफॉर्म स्पीड को x किलोमीटर पर आवर, कि ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पटरियों पे दौड़ रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर इसकी स्पीड को आपने इंक्रीज कर दिया, कितने से, 5 से, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये पहले टाइम t लेता था किसी डिस्टेंस 360 किलोमीटर को कवर करने में, अगर इस स्पीड से चलेगा उसको टाइम t लगेगा। अगर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर इस ज्यादा तेजी से जाएगा तो समय क्या लगेगा, कम, वो डिस्टेंस जल्दी रीच कर लेगा। यानी कि वो क्या कर रहा है कि हैव टेकन 1 आवर लेस, यानी कि जो पहले टाइम t लग रहा था अब उससे 1 आवर कम में वो सेम जर्नी को क्या करता है, कवर करता है। तो आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। let the uniform speed be x किलोमीटर पर आवर। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, मान लिया कि वो जो ट्रेन दौड़ रही थी, वो चल रही थी, वो किस स्पीड चल रही थी, x किलोमीटर पर आवर। अब जो डिस्टेंस उसे कवर करना है वो कितना करना है, डिस्टेंस कवर, जो उसको डिस्टेंस कवर करना था वो करना था 360 किलोमीटर। तो जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, यानी कि हो गया 360 ओवर x। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। आगे कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती तो उसका टाइम कितना होता, 1 आवर कम लगता जो पहले जिस स्पीड से चल रही थी। यानी कि जो टाइम है t-1 आवर लेस लगता, कब, जब ये 360 किलोमीटर को अगर अपनी स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर से इसको क्या करता, कवर करता, तब। अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू किसमें पुट करोगे, इक्वेशन सेकंड में, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 ओवर x, फिर मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट लगा लेना, कभी गड़बड़ी होने की चांस नहीं होगी, 360 ओवर x प्लस 5।
अब क्या करो कि इसको जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में बुलाओ, -1 को उधर भेज दो, तो यहां से क्या इक्वेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा 360 ओवर एक्स माइनस ऑफ 360 ओवर x प्लस 5 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से आप देखोगे, यहां से कॉमन ले लो 360, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहां भी 360, यहां भी 360 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/x माइनस ऑफ 1 ओवर x प्लस 5 इक्वल टू 1। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 360, यहां से हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 और यहां हो जाएगा 1। तो यहां से कितना आएगा, x से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 माइनस ऑफ यहां से कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो यहां से कितना हो जाएगा 360। अब देखना ये प्लस x माइनस x छम हो जाएंगे, निपट जाएंगे ना, एक दूसरे से निपटा दिया उन्होंने, प्लस का माइनस का। यहाँ पे कितना बचा 5, ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 5x इक्वल टू 1। तो इसको अब ये पूरा डाटा उसको उधर भेज दो, तो यहाँ से हो जाएगा 360 इंटू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको प्रोडक्ट करो कितना होगा 0, 6 5 या 30 का 0 कैरी 3, 5 3 या 15 और 3 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस डाटा को उधर भेजेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 1800 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका सभी को पता है, जिन्हें नहीं पता है भैया वो यहां देख लो। ये 1800 है, इसको 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 900, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 450, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 225, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करो 25, फिर 5 से करो, फिर 5 से करो। ओके, हमें कितना लाना है 5 लाना है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां देखो 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना होता है 45, 9 4 जा 45, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है 40, 40 और 45 आ गया फैक्टर 40 और 45। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 45x माइनस ऑफ 40x माइनस ऑफ 1800 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लो तो क्या बनेगा x प्लस 45 और यहां से माइनस 40 अगर कॉमन लेते हो तो कितना बचेगा, यहां से बचेगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर होंगे x माइनस 40 और यहां से हो जाएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 40 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस 45। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है और ये आएगा किलोमीटर पर आवर। तो जो आपकी स्पीड है वो कितनी आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो ये ट्रेन जो जिस यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था वो आ गया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। होप से क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 whole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which the each tap can separately fill the tank. Okay. तो पहले हम इस कहानी की थीम समझ लेते हैं, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। तो आपको पता है कि कहानी कुछ इस तरह की बातें बना रहा है कि एक टैंक है हमारे पास। ओके, ये एक टैंक हो गया। ओके, यहाँ पे 2 टैप लगे हुए हैं। सपोज यहाँ हमने मान लिया कि ये टैप ए है, ठीक है, इसकी छोटी सी डाया है, ये उसका वो हो गया। अब यहाँ मान लो कि टैप बी लगा हुआ है जिसकी बड़ी डाया है। ओके, हाँ, और ये यहाँ पे ढक्कन लगा दिया आपने, क्लोज कर दो। तो यहाँ पे टैप ए है और यहाँ पे टैप बी है। सपोज आपने रिलेट कर लिया। अब ये कह रहा है कि अगर इन दोनों एक साथ काम करें, दोनों के साथ करने का मतलब है कि कहीं से कोई पाइपलाइन होगी जो यहां से वाटर सप्लाई कर रही है और इस टैंक के अंदर क्या कर रही है, वाटर को क्या कर रही है, फिल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ टैप बी से जो पानी आ रहा है वो इस टैंक को फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये दोनों वर्क कर रहे हैं एक साथ, ये दोनों टैप को ओपन कर दिया आपने कि इसमें पानी जाए सपोज, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो इसको इस पूरे टैंक को फिल करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 9 होल 3/8 आवर्स। ओके, यानी कि हम यहां से समझ सकते हैं कि ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ वर्क करें तो टाइम लगेगा 9 होल 3/8 आवर्स। यानी कि कितना हो जाएगा 9 8 72 और 3 कितना हो जाएगा 75/8 आवर, इतना टाइम लग जाएगा। ओके, अगर लेकिन बोल रहा है कि
अगर 10 घंटे कम लगते हैं, जिसका डायमीटर ज्यादा है, सही बात है, इसका डायमीटर ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा पानी सप्लाई करेगा, ज्यादा सप्लाई करेगा तो जल्दी टैंक को फिल कर देगा। इसकी डायमीटर कम है तो एक कम पानी जाने जाएगा इस डायमीटर, इस टैप के थ्रू, तो क्या करेगा, तो ज्यादा टाइम लेगा। ओके, तो सपोज अगर टैप ए इस टैंक को फिल करने के लिए टी टाइम लेता है, टी आवर्स टाइम लेता है, तो टैंक बी जो है, जो टैप बी है, तो इससे 10 आवर्स कम लेगा। 10 आवर्स कम में क्या कर देगा, इस पूरे टैंक को फिल कर देगा। तो इस तरह की कुछ कहानी है, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं कैसे कैसे इसको रिलेट करना है। ओके, तो हम देख सकते हैं यहां पे ये दोनों टुगेदर एक साथ में कब कितने टाइम में फिल कर रहे हैं, 75/8 आवर्स में। ओके, तो आप जरा समझना, ए प्लस बी दोनों टैप, ठीक है ना, फिल द टैंक इन 75/8 आवर्स, ठीक है ना, इतने आवर्स में फिल कर देते हैं। तो एक आवर में कितने पार्ट फिल करेंगे, ठीक है ना। तो यहां आप लिख सकते हो पार्ट फिल बाय ए प्लस बी, दोनों से ए प्लस बी मतलब दोनों मिलके इन 1 आवर, एक आवर में कितना फिल करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8/75 पार्ट टैंक का वो फिल करेंगे एक आवर के अंदर में। अब दूसरा कह रहा है कि टैप ए को कितना टाइम लग रहा है, टी आवर्स, ठीक है। तो पार्ट फिल्ड बाय टैप ए इन 1 आवर, 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, ये फिल करेगा 1/t टाइम्स, ठीक है ना, 1/t पार्ट ये फिल करेगा टैप ए। अगर हम टैप बी की बात करें, पार्ट फिल्ड बाय टैप बी इन 1 आवर, तो कितना फिल करेगा, 1/t-10। ओके, टुगेदर दोनों एक साथ कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी कितना कर रहा था, 8 तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 8/75। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1/t, तो आप यहां से लिखेंगे 1/t प्लस ये कितना है, 1/t-10 इक्वल टू 8/75। ओके, इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लीजिए, t ब्रैकेट ऑफ t-10, जब t से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, t-10, और यहां पे कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 8/75। तो ये t और प्लस t कितना हो जाएगा, 2t-10 ओवर यहां से हो जाएगा t² - 10t इक्वल टू 8/75। अब हमें क्या करना है, इनको ब्रैकेट में रख दो, ताकि हमारी गड़बड़ी ना हो। जैसे आपने इनको ब्रैकेट्स में पुट कर दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दीजिए, 75 यहां आएगा और ब्रैकेट में क्या है, 2t-10, यहां पे क्या आएगा 8, और इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा t² - 10t। अब देखो 75 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 150t माइनस कितना हो जाएगा, 750, यहां से कितना आएगा, इक्वल टू 8t² - 80t। अब इस पूरी चीज को उधर क्या करोगे, शिफ्ट कर दो, राइट, LHS पार्ट को RHS ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहां से 8t² पहले से था माइनस 80t, देखिए, तो यहां से हो जाएगा -80t, उसको उधर भेजिए, कितना हो जाएगा, -150t, और ये कितना हो जाएगा, +750 इक्वल टू 0। अब यहां से कितना हो जाएगा, 8t² माइनस ये कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा, 230t प्लस ऑफ 750 इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, बिल्कुल लिया जा सकता है, कॉमन नहीं लोगे तब भी काम चल जाएगा। चलो कॉमन नहीं लिया जाता, डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म और एक कोफिशिएंट, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। 750 × 8 करो, कितना हो जाएगा, 0, 8 5 जा 40, कह रहे कितना आ जाएगा, 4, 8 7 जा 56, और 4 कितना हो जाएगा, 6000। लाना कितना है, 230, तो फैक्टर क्या हो सकता है, 200 और 30, ऐड करने पे 230 हो जाएंगे, प्रोडक्ट करो, 2 3 जा 6 और 3 0, यानी कि फैक्टर हो गया हमारे पास 200 और 30। तो यहां से रिप्लेस कर दो इसको, 8t² माइनस ऑफ 200t माइनस ऑफ 30t प्लस ऑफ 750 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो,
यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 8, पूरा ही कॉमन ले लोगे, ठीक है, पूरा कॉमन ले लो 8t, तो यहाँ पे क्या बचेगा t माइनस, ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ से कितना कॉमन लोगे 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 25 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बने, क्या क्या बने दो फैक्टर, एक बन रहा है t माइनस 25, तो ये बना t माइनस 25, और दूसरा बन रहा है 8t माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया t इक्वल टू 25, दूसरा कितना आ जाएगा t इक्वल टू 25/8, ठीक है। अब इन दोनों टाइम में किसको कंसीडर किया जाए और किसको रिजेक्ट किया जाए, जरा समझना। अगर हम टाइम t को कितना ले रहे हैं, t की वैल्यू है टैप ए, ये 25 घंटे ले रहा है अकेले भरने में, सही बात है, थोड़ा समझ में आ रहा है, तो ये कितने लेगा, इससे 10 घंटे कम, तो अगर ये 25 घंटे में भर रहा है तो ये 25 माइनस 10 कितने घंटे में भरेगा, 15 घंटे में भर देगा। अगर आप इस वैल्यू को लेते हो तो ये कितना आएगा, अगर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 3 होल 1/8 आवर्स, यानी कि 3 घंटे कुछ आवर्स में बन रहा है। तो इसने 3 घंटे में फिल किया 3 आवर्स सम मिनट्स, राइट। तो ये क्या करेगा, जब इसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो माइनस में चला जाएगा, यानी कि अभी टैप वो मतलब ओपन करने से पहले थोड़ी ना फिल कर देगा, कोई जादू तो होगा नहीं, तो यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। ओके, तो जो टैप ए है, टैप ए को अगर वो इंडिविजुअली इस पूरे टैंक को फिल करेगा टैप ए, तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 25 आवर्स। और अगर हम टैप बी की बात करें तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 15 आवर्स। तो टैप ए और टैप बी, जो पहला टैप है वो 25 घंटे में भर रहा है, और जो टैप बी है वो 15 घंटे में भर रहा है। होप तो सभी समझ में आ गया होगा, नोट कर लो बेटा। चलो मैं साइड हो जाता हूं, ओके नोट करो। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल आराम पूर्वक समझेंगे इसको देखते हुए। कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। ओके ठीक है, तो 2 ट्रेन बना लो भैया, फटाफट फील करो पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन करना मैथ सीखना नहीं है, राइट, इसको फील करके करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। फील किया करो क्वेश्चंस को, ताकि तुम समझ सको कह क्या रहा है। जब ये चीज समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, तो सब कुछ कर लोगे, राइट, रटाफिकेशन नहीं। बोला कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। सपोज ये हमने माना कि ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ओके, और एक दूसरी ट्रेन मानी, पहिए लगा दो भैया, इसमें ज़्यादा पहिए होते हैं, ये लो, ये इसकी बोगीज हो गई, और ये हमने माना कि ये पैसेंजर ट्रेन है, ओके। तो सही बात है, एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा स्पीड से चल रही है, तभी तो कम समय लग रहा है। कितना कम समय लग रहा है, 1 आवर लेस देन। हमें ये नहीं पता है कि इन दोनों की एवरेज स्पीड क्या है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। तो डिस्टेंस कितना इन्हें कवर करना है, 132 किलोमीटर, ये भी डिस्टेंस कवर करेगी 132 किलोमीटर, और पैसेंजर ट्रेन भी डिस्टेंस कवर करेगी 132 किलोमीटर, ओके। और ये कह रहा है कि अब हमें बताइए कि इन दोनों की स्पीड क्या है, ओके। तो इसको रिलेट करना पड़ेगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between the Mussoorie and the Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km more than that of the passenger train. Okay, ठीक है बेटा। तो पैसेंजर ट्रेन को हम क्या मान लेंगे, जो उसकी स्पीड है उसको आप रिलेट कर लो x किलोमीटर पर आवर, ओके। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड बाय डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि ये इसकी स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेजी से चल रही है, राइट। तो अब क्या, जब अगर ये इस स्पीड से चलेगी तो इसका टाइम कितना लगेगा, t, तो उसको कितना टाइम लगेगा, t-1। एक कुछ इस तरह का कहानी बना हुआ है इस क्वेश्चन में, ओके। अब इसको समराइज करते हैं, कैसे कैसे आपको रिलेट करना है। तो आप ऐसे रिलेट करोगे, लेट द स्पीड of a passenger train be
x किलोमीटर पर आवर। आपने ये मान लिया कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। तो फिर क्या होगा, स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, x + 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये टाइम कंज्यूमिंग कितना करेगा समझो। तो पैसेंजर ट्रेन जो है वो कितना टाइम लेता है, वो करता है 132 किलोमीटर, इस डिस्टेंस को कवर करता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, राइट। तो हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। दूसरा, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर लेस लेता है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो हो जाएगा t-1 इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये हो जाएगा x + 11। ओके, अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, t की वैल्यू कितनी है 132/x, तो यहां पे आप पुट करोगे 132/x, यहां पे क्या होगा -1 इक्वल टू 132 ओवर x + 11। इस चीज को इधर भेजो तो हो जाएगा 132 ओवर x माइनस ऑफ 132 ओवर x + 11, और -1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। ओके, अब यहां से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे 132, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1 ओवर ऑफ x + 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहां से क्या होगा जरा समझना, 132 ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आएगा x ब्रैकेट ऑफ x + 11, जब x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x + 11 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x इक्वल टू 1। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है सर, कुछ छम की तरह नजर आ रहा है, निपटा दो भैया निपटा दो, x और -x निपट गए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा 132, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 11 ओवर, इसको प्रोडक्ट करोगे तो x² प्लस ऑफ 11x इक्वल टू 1। अब इनको प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 132 इंटू 11 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा इधर x² प्लस ऑफ 11x। ओके, अब क्या करना है, अगर इसको हम प्रोडक्ट करें 132 इंटू 11, तो इस तरह से लिख दो भैया, इसी डाटा को ऐसे लिख दो 132 और फिर यहाँ पे इसका इस तरह से लिख दो 3 2 1, राइट, 1 2 3 1 2 3, एक स्टेप छोड़ के लिख देना, 11 से प्रोडक्ट यही होता है 2 5 6 1। तो ये कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजो तो हो जाएगा x² प्लस 11x माइनस ऑफ 1652 यहाँ पे आएगा 1652 इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस ऑफ 11x माइनस ऑफ 1652 इक्वल टू 0। तो हमें पहले से पता है कि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दे रखा है 132 और यहाँ पे दे रखा है इंटू 11। इसको और क्या फैक्टराइज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 12 इंटू 12 इंटू 11 लिख सकते हैं क्या, 12 × 144 होता है, नहीं लिख सकते, वेरी गुड। इसको पूरा ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो भैया 132, ये हो जाएगा 2 3 2 5 और यहाँ पे एक गड़बड़ी हो रही है, 3 and 1 कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे होगा 1452। इसको फैक्टराइज कर लो 1452, 2 से बैलेंस किया तो 7 2 × 14 2 2 × 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, फटाफट करो 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करो 3 1 3 3 2 6 3 1 3, यहाँ से करोगे 11। ओके, तो कितना आएगा जरा समझते हैं, 11 3 33 और 11 4 44, यहाँ कितना चाहिए 11 चाहिए, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ हो गई थी, एडिशन में 3 + 1 4 होता है, मैंने 6 लिख दिया था बाय मिस्टेक, पार्डन फॉर दैट। ये हो जाएगा x² प्लस, अब फैक्टर क्या क्या हो गए, इनसे हमने अरेंज करके देखा, हमें यहाँ कितना चाहिए था 11x, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44x माइनस 11 से कितना हो जाएगा 33x माइनस ऑफ 1452, तो यहाँ पे कितना आएगा 1452 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लोगे x, तो यहाँ से क्या बच जाएगा x + 44, यहाँ से आप -33 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x + 44 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x + 44 और यहाँ से हो जाएगा x - 33 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 33 और x इक्वल टू -44। तो आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 33 जो आ रहा है ना, वही हमारा स्पीड होगा, क्योंकि माइनस में स्पीड जो होती है वो मीनिंगलेस है, राइट। इसकी कोई वो नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसको आप करोगे रिजेक्ट। तो जो स्पीड है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी मानी थी, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो होगा वो कितना हो जाएगा 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। आंसर मैच कर लेना बेटा, दिक्कत सही आ रहा है? ओके, थैंक यू, नोट कर लो 33 किलोमीटर पर आवर और 44 किलोमीटर पर आवर। ओके, थैंक यू, नोट करो भैया, सभी नोट कर लो सभी। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 क्या है, कैसे है देखा जाए। कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरियाज ऑफ स्क्वायर यानी कि दो एरिया है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। ओके, तो कहानी के द्वारा फील किया जाए क्या कह रहा है। स्क्वायर क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। मान लो कि एक स्क्वायर ये है और ये दूसरा स्क्वायर है। ओके, सपोज आपने इसको मान लिया y इसके साइड को और इसको साइड को मान लिया x। तो ये देखने से बड़ा लग रहा है, तो आपने ये भी डिफाइन कर लिया कि x जो है वो y से बड़ा है। ओके, x जो है वो क्या है, y से बड़ा है। ओके, तो इसको कैसे प्रोसीड करना है समझते हैं। लो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, दो स्क्वायर है, पहला स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, वो कितना है आपके पास x, y। यूनिट देखो मीटर मीटर में दे रखा है, तो ये परम सत्य है कि इनकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर मीटर में। तो x मीटर, y मीटर भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर शीट में। आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां चिपका दो। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर इज 4। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका एरिया होगा y स्क्वायर, इसका एरिया होगा x स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 468, राइट। ये हमारा यहां से बनता है इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोला कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होती है, सम ऑफ ऑल द बाउंड्री। इसके पास कितनी बाउंड्री है 4, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x। इसी तरह इसका होगा 4y। तो इन दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है 24। ओके, तो जो डिफरेंस दे रखा है, ये सम दे रखा था, सम ऑफ एरियाज, ये आप मेंशन कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर है उनका डिफरेंस कितना है, तो यहां से हम लिखेंगे 4x माइनस 4y, क्योंकि जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव में आ रहा है, राइट। और लेंथ भैया तो पॉजिटिव में ही आएगी ना, तो इसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 मीटर। यहां से 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, यहां से हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहां से आप क्या कर सकते हो, इस x को लिख सकते हो 6 प्लस वाई। अरे हाँ या ना, लिख सकते हो ना, माइनस वाई उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। देखो x की जगह पर क्या रिप्लेस कर रहे हो, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां पहले से ऑलरेडी क्या है y स्क्वायर, किसके इक्वल है ये है 468 के इक्वल। तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहां से समझना y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 12y, यहां से हो जाएगा प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8 में से 6 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, यहां पे कितना आएगा 4 इक्वल टू 0। ऐड करके देख लो भैया, 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 4, यानी कि बिल्कुल जो सब्ट्रैक्शन किया हमने बिल्कुल सही किया है। कभी कभी सही कर लेते हैं मैथमेटिक्स। चलो यहां से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y। बेटा मोहन बहुत हंसी छूट रही है तुम्हारी, नोट करो। 2 कॉमन लिया तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस यहां से कितना हो जाएगी
216 इक्वल टू 0। इस 2 को इधर चिपका दो तो 2/0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या बच गया, y² + 6y - 216 इक्वल टू 0। अब सर इसको कैसे फैक्टराइज किया जाए कि 6 आए। अच्छा, कैसे फैक्टराइज किया जाए, दिख रहा है ये तो, इसी कोएफिशिएंट 1 है, इसका ये है, इसको फैक्टराइज करो पहले। तो हमने देखा कि 216 है। ओके, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, ऐसे 6 का क्यूब होता है, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 108, 2 से डिवाइड किया तो 54, 2 से डिवाइड किया तो 27, 3 से डिवाइड किया तो 9, 3 से डिवाइड किया तो 3, 3 से डिवाइड किया तो 1। अब फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि यहाँ पे 6 आना चाहिए। ओके, तो देखो बन गया, वैसे बन ही गया है, देखो कैसे, 3 3 9, 9 2 18, 2 2 4, 4 3 12, 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 ही तो बचेगा, बन गया था। तो y² प्लस ऑफ 18y माइनस ऑफ 12y माइनस ऑफ 216 इक्वल टू 0। आपने मिडिल टर्म को 6y को ऐसे लिखा, 18y माइनस 12y, कोई गुनाह नहीं किया है आपने, बिल्कुल सही किया है, राइट। 6y को ऐसे लिख सकते हो 18y माइनस 12y। यहां से y कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ो तो यहाँ जो फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक आ रहा है y प्लस 18 और दूसरा आ रहा है y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 12 और यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 18। अब देखो y क्या था, लेंथ की कभी निगेटिव में हो सकती है। अगर लेंथ निगेटिव माने लगे ना भैया तो समझ लेना कि मीनिंगलेस है, तो इसको आंख बंद कर इसको रिजेक्ट करो, राइट। अब जो कहानी का जो पूरा वो है जिसके कंधों पे है ना वो इस डाटा पे है, तो y की वैल्यू कितनी कंसिडर करोगे 12। तो एक ये साइड मतलब मान लो कि ये स्क्वायर ए था और ये स्क्वायर बी था, ठीक है ना। तो एक साइड कितनी आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर ए, उसकी साइड कितनी आ गई आपने 12 मीटर। तो ये मीटर जरूर मेंशन कर लेना, ठीक है ना। ये मीटर और मीटर है तो भी जो डाटा आएगी उसकी यूनिट जरूर लिखना, ये मैग्नीट्यूड है और ये उसकी यूनिट है। अब साइड ऑफ स्क्वायर बी, हाँ। अब यहां चलते हैं, x इक्वल टू क्या है 6 प्लस वाई, ठीक है। तो 6 प्लस 12 कितना होता है 18। इस डाटा में अगर फिट करते हो तो इसकी जो साइड आएगी वो कितनी हो जाएगी 18 मीटर। तो 12 मीटर और 18 मीटर आपके आंसर है, नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ जो हमारा क्वालिटी का थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। कल हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जो इसका लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद इसकी समरी। तो जो भी बच्चे YouTube से जुड़े हुए हैं भैया आप पेशेंसफुली पढ़ते जाइए, आपकी पूरा सिलेबस आपके एग्जाम से पहले यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारे चैनल पे। और जो बच्चे रेलवे SSC के लिए उनकी भी डिमांड आ रही है बहुत, करता हूँ बेटा आप लोग के लिए भी कुछ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।